हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं लाई हूँ एनसीईआरटी जो कि भूगोल का है और इसमें मैंने 2 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। तीसरा चैप्टर है 9 क्लास का एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए उसको देखिए। तो ये पूरा डिटेल एनालिसिस होगा यूपीएससी एंड अदर आरपीसीएस एग्जामिनेशन के लिए। तो ये चैप्टर 3 है और मेरा नाम प्रिया है, मैं करवा रही हूँ आपको एनसीईआरटी। तो अगर आप प्लीज़ नए बने हो चैनल पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग के सपोर्ट की हमको बहुत ज़रूरत है क्योंकि मैं पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट करवा दे रही हूँ, लेकिन आप लोग का कोई कोई व्यू नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ इसको देखिए और शेयर करिए दोस्तों के बीच। और पूरा मैं 1 बाय 1 कवर करूँगी इसलिए ताकि आप लोग का पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि यूँ छोड़ के भागना और सब्जेक्ट को कूद कूद के पढ़ना कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्योंकि जब कोई चीज़ आपको सिस्टमेटिक तरीके से समझ ही नहीं आनी है तो क्या होगा। तो पहले आप 1-2 बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप इसका शॉर्ट नोट बना लीजिए, कहाँ क्या पॉइंट ऐड करना है मैं आपको बता दूंगी। और यूपीएससी का जिस तरह से पैटर्न चेंज हो गया है, जिस तरह से एग्जाम हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़ना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमको पढ़ना है जल संसाधन। तो जल संसाधन आप जानते होंगे कि एनसीईआरटी यूपीएससी में एग्रीकल्चर का एक बड़ा पोर्शन पूछा जाता है, खासकर जीएस 3 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी जल संसाधन। चलिए आज करेंगे हम जल संसाधन के बारे में। तो यहाँ पे एक कहानी से थोड़ी शुरुआत हुई है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कह रहा है लड़का कि पिंकी, क्या तुमने टीवी पर असम में आई बाढ़ पर दिल दहलाने वाली रिपोर्ट देखी? तो हे भगवान, उसने क्या प्रलय मचाई है, रास्ते में जो कुछ आया बर्बाद कर दिया। हाँ चिंटू, मैंने देखा। तो इस तरह से ये लोग डिबेट कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवड़ीय जल का अनुपात बहुत कम है। अलवड़ी मतलब पीने योग्य जल का। अलवड़ीय जल हमें सतही अपवाह भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित होता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है। ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे? तो ये देखिए डाटा आ गया है। 2025 में लगभग 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी से झेलेंगे। इस तरह के आप पॉइंट अगर ऐड करोगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे, खासकर आंसर राइटिंग में। जब दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता है। जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। तो जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करने वाली पनिहारियों के चित्र चित्रित होते हैं। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की आवश्यकता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है, परंतु अधिकतया जल की कमी, इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहां जल की दुर्लभता हो? हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं। अतः जल दुर्लभता, अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और इसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग, उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए होती है। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। तो ये देख सकते हैं, ये एक न्यूज है जो एक और इजराइल जैसे
25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं है, तो दूसरी ओर 114 सेमी औसत वर्षा वाले हमारे देश में प्रतिवर्ष किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। देश में जल की उपलब्धता और उसके स्वरूप के अनुसार समुचित प्रबंधन न होने के कारण ही वर्षा का जल नदी नालों में तेजी से बहकर समुद्र में चला जाता है, जिससे वर्षा के बाद के लगभग 9 महीने देश के लिए पानी की कमी होती है। यही मूल कारण है कि देश में जलीय अभाव के जिससे हम उचित प्रबंधन के द्वारा ही नियंत्रित कर सकते हैं। इसका मतलब जितना जल होता है उसका कंजर्वेशन नहीं होता है, वो चले जाते हैं समुद्र में मिल जाते हैं। वर्षा तो पर्याप्त होती है लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं हो पाता। तो आपने टेलीविजन विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत बहुत से किसानों को खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप हैं, जिनसे सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं, परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? तो इसके कारण भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकीकरण और शहरीकरण हुआ और विकास के अवसर प्राप्त हुए। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हैं। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवड़ी जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और इनकी काफी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, अभी तो इनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हुई हैं। यदि आप शहरी आवास समितियों का कॉलोनियों पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। इस जिसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अतिशोषण हो रहा है और इसकी कमी होती जा रही है। अब तक हमने जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू की ही बात की है। आओ हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफी जल संसाधन है, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन JJM की घोषणा करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और विशेष रूप से जीवन यापन के आसान बनाने का सर्वोच्च प्राथमिकता दी। जल जीवन मिशन की लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से प्रति व्यक्ति 55 लीटर के सेवा स्तर पर पीने योग्य पाइप के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सक्षम बनाना है। तो आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं के स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्य सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादन क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक परितंत्रों को निम्नीकृत होने से बचाएं। जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। आपने अपने दिन प्रतिदिन के अनुभव के आधार पर जल संरक्षण के लिए एक संक्षिप्त प्रस्ताव लिखें। ये आपका काम है, अगर आप चाहें तो लिखिएगा। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें? तो क्वेश्चन तो यही उठता है कि अगर अभी तक आपने पढ़ा कि इसका प्रबंधन कैसे किया जाए, तो चलिए देखते हैं। पुरातत्व वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख, दस्तावेज, रिकॉर्ड बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियां बनाई हैं। इसमें कोई आशा नहीं है कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए हैं। तो प्राचीन भारत में जलीय कृतियां कैसी थी? तो ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नजदीक सिंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया।
कलिंग उड़ीसा, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, वेन्नूर कर्नाटक और कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील है, जो 11वीं शताब्दी में बनाई गई। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशिष्ट तालाब बनवाया। ये आप देख सकते हैं चित्र हीराकुंड बांध का है। तो बांध क्या है? वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक होते हैं? तो परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेती की सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता है। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी है। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है, जहां एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित हैं। उदाहरण के तौर पर सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नागल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है, ये देख सकते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेशन काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते में ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया है। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। उनका मानना था कि इन परियोजना के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकीकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बन गए हैं। तो क्रियाकलाप ये कर सकते हैं। तो हमने आषाढ़ में फसलें बोई हैं, ये कविता है। और ठीक है, नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी होती है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने वाले ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहां मौजूद वनस्पति और मिट्टियां जल में डूब जाती हैं, जो कालांतर में अपघटित हो जाती हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के बृहद स्तर पर स्थापन के कारण है। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधनों में लगाव नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, तो किसको मिल रहा है? शायद जमींदारों और बड़े किसानों को, उद्योगपतियों और अन्य नगरीय केंद्रों को। गांव के भूमिहीनों को ले लीजिए, तो क्या वे वास्तव में ऐसी परियोजनाओं का लाभ उठा पाते हैं? ठीक है, बताइए। सिंचाई के कई क्षेत्र में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया है, जहां किसान जल गहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदाओं के अलवीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिकी परिणाम हो सकते हैं। इसी दौरान हमने अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीन मालिकों में सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदल दिया है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग-अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतर्राज्यीय झगड़े आम होते जा रहे हैं। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ है, जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। मूल रूप से शुरू से यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था। हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना हो गया है। लोगों ने सोचा कि उनकी यातनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। विस्थापन का शोक स्वीकार किया, यह विश्वास करके कि सिंचाई के प्रसार में वे मालामाल हो जाएंगे। प्रायः रिहंद उत्तरजीवी ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपने कष्टों को देश के लिए कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया, परंतु अब 30 साल के
कड़े अनुभव के बाद जब उनकी आजीविका और अधिक जोखिमपूर्ण हो गई तो पूछते जा रहे हैं कि हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया। इसलिए ये सारे चलते हैं। सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिसमें 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान सम्मिलित हैं। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में मतलब लगभग 9,490 गाँव तथा 1,073 कस्बों तथा राजस्थान में 24 गाँव के सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों की जल को आवश्यकता को पूरी करता है। तो यहाँ देख सकते हैं क्या आप जानते हैं कि कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तित कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई है। इसमें इन राज्यों में पड़ने वाली नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि और उद्योग विपरीत असर पड़ेगा। तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये मैप देखिए आप। मैप जो है कौन सी नदी कहाँ पे है देख लीजिएगा यहाँ पर पॉज करके। ठीक है। तो क्या हुआ, नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्य में विफल हो जाने पर है। एक विडंबना ही है यह एक विडंबना ही है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से बाढ़ आने का कारण बन जाता है। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और विकट हो गई। इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ अपितु बृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने से यह अर्थ है कि ये तलछट तो एक प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचता है, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्याएं बढ़ती हैं। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण फैलते हैं। वर्षा जल संग्रहण, बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इसके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी और व्यवहार विकल्प हो सकते हैं। तो प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय पारिस्थितिकी परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई है। पश्चिम भारत में विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा का जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेतों के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण हैं। राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते थे। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। फलोदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा और 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टांका है। यह टांका या सुविकसित छत वर्षा जल संग्रह तंत्र का अभिन्न है। यहाँ पर देख सकते हैं एक तरह से इस सारे पानी को इकट्ठा बेकार पड़े कुएं के माध्यम से पुनर्भरण, तो इसमें पानी इकट्ठा करके पूरा इसमें कुएं में भेज दिया जाता है। तो पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल एकत्रित किया जाता है। रेत और ईंट प्रयोगों करके जल का छनन किया जाता है। भूमिगत पाइप के द्वारा जल हौज तक ले जाया जाता है जहां से इसे तुरंत लाया जा सकता है। हौज से अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाया जाता है। कुएं का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है। बाद में इस जल का उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपने देखा ना, यह सुविकसित छत वर्षा जंगल तथा तंत्र तथा का अभिन्न
हिस्सा होता है जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है। वे घरों में ढलवा छतों में पाइप द्वारा जुड़े होते हैं। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टांका तक पहुंचाया जाता है, जहां इसे एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था। उसे संग्रहित नहीं किया जाता था, जिसके बाद होने वाले वर्षा का जल संग्रह किया जाता था। टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जाता था। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु पीने का जल उपलब्ध करवाने तथा जल स्रोत बनाना है। वर्षा जल अथवा पालर पानी, जैसा कि इसे अन्य क्षेत्रों में पुकारा जाता है, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। कुछ घरों में तो टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता था, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है। तो यहाँ देख सकते हैं, मेघालय की एक राजधानी शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। यह रोचक इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मसीन राम, जहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, शिलांग से 55 किलोमीटर दूरी पर ही स्थित है। और यह शहर पीने के जल की कमी को गंभीर समस्या का सामना करता है। शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति जल संग्रहण व्यवस्था से ही होती है। ये पॉइंट याद रखिएगा, आंसर राइटिंग में उपयोग कर सकते हैं आप। यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध बारहमासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टांकों की सुविधा अभी भी है, क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं आता है। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संग्रहण और संरक्षण संग्रहण का यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव, जिसे गंडाथूर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। गांव की लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है और इस गांव में वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। यहाँ प्रयोग किए जा रहे वर्षा जल संग्रह ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप 3.4 चित्र को देख सकते हैं। इस गांव में हर वर्ष लगभग 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है। ये देख सकते हैं आप, छत जल संग्रहण थार के सभी शहरों और गांवों में प्रचलित था। वर्षा जल जो कि घरों में ढालू छतों पर गिरता है, उसे पाइप द्वारा भूमिगत टांका के अंदर ले जाते हैं और जो मुख्य घर अथवा आंगन में बना होता था। ऊपर दिखाया गया चित्र दर्शाता है कि जल पड़ोसी की छत के एक लंबे पाइप के द्वारा लाया जाता था और ये पड़ोसी की छत का उपयोग वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। चित्र में एक छेद दिखाया गया है, जिसके द्वारा वर्षा जल भूमिगत जल टांका में चला जाता है। तो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या है, ये आप देख सकते हैं। मेघालय में नदियों और झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई वाली बांस पाइप में आ जाता है तथा उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधों पर छोड़ दिया जाता है। तो पहाड़ी शिखरों पर सदा नीला झरनों की दिशा परिवर्तित करने के लिए बांस के पाइप का उपयोग किया जाता है। इन पाइपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल पहाड़ के निचले स्थानों में पहुंचाया जाता है। ये पाइप की तरह काम करता है बांस, ठीक है। तो दूसरा चित्र आप देखिए, पहला चित्र है, दूसरा चित्र है। तो बांस से निर्मित चैनल से पौधों के स्थान तक जल का बहाव परिवर्तित किया जाता है। पौधों तथा बांस पाइप से बनाई व बिछाई गई विभिन्न जल शाखाओं में जल वितरित किया जाता है। पाइपों में जल प्रवाह इसकी स्थितियों में परिवर्तन करके नियंत्रित किया जाता है। यदि पाइपों को सड़क पार ले जाया जाना होता है तो उसे भूमि पर ऊंचाई से ले जाया जाता है। यह देख सकते हैं आप। और चित्र 5 है, ये देख सकते हैं। संकुचित किए हुए चैनल सेक्शन और पथांतरण इकाई जल सिंचाई के अंतिम चरण में प्रयुक्त की जाती है। अंतिम चैनल सेक्शन से पौधों की जड़ों के निकट जल गिराया जाता है। तो जैसे पाइप का यूज होता है, लोग बांस का यूज करते हैं। तो 10 भराई के साथ ये संग्रहण दक्षता 80% है और ये घर लगभग प्रत्येक वर्ष 50,000 मीटर जल का संग्रहण और उपयोग कर सकता है। 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग
हजार, 10,000, लाख, 10,000, 10 लाख लीटर जल एकत्रित किया जाता है। एक रोचक तथ्य है, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रह ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है अगर नहीं करते हैं तो ठीक है, ये लेसन यहीं पर खत्म हो गया है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इसको करने का प्रयास कीजिएगा और हमको भेजने की ट्राई करिएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा ज़रूर, और हाँ प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।